सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इसकी जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आने वाली है और इसके जो पेपर होंगे दोस्तों वो ऑनलाइन मोड में आपके 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच होना संभावित हो रखा है, जो कि सीटेट की वेबसाइट में एक नोटिफिकेशन आया हुआ था जुलाई में। ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर आप लोग यूपी टेट या रीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो बहरहाल हम लोग सीटेट परीक्षा की बात कर लेते हैं कि जो अपकमिंग है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ को। और वीडियो में पहले बढ़ने से आगे आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि कौन सा कथन असत्य है। आप लोगों ने काफी तैयारी की होगी, तो कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है, कॉफी कर्नाटक की प्रमुख फसल है, मूंगफली गुजरात की खरीफ फसल है और भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने असत्य कथन छांटना है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, पहली बात आ रही है कि चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है। दोस्तों यही गलत है, क्योंकि जो चावल उड़ीसा की जो है वो व्यावसायिक फसल है, वो अपने खाने के लिए ही उसका यूज करते हैं, ज़्यादातर बेचते नहीं है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, चावल उनके लिए वाणिज्यिक फसल हो जाती है। तो उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल नहीं है चावल। ठीक है। बाकी यहाँ पर कॉफी कर्नाटक की प्रमुख फसल है, बिल्कुल है दोस्तों। कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान भी है भारत में। मूंगफली गुजरात की खरीफ की फसल है, बिल्कुल है खरीफ की फसल मूंगफली। और भारत का सर्वाधिक केला उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो असत्य आपका क्या हो गया, पहला ऑप्शन चावल उड़ीसा की वाणिज्यिक फसल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहते हैं आप लोगों के पास नदियों से संबंधित, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है तुंगभद्रा, साबरमती, मंडोवी या नर्मदा। तो देखिए दोस्तों, आपको नर्मदा और ताप्ती नदियों का नाम तो आपको पता ही है कि जो सीधा सीधा अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा जो मंडोवी नदी है दोस्तों, ये आपका मंडोवी नदी आपका गोवा में बहती है, तो वहीं पर अरब सागर है। और साबरमती नदी गुजरात की तरफ है। ठीक है। तो गुजरात से ही ये कच्छ की खाड़ी में जाती है दोस्तों। लेकिन जो तुंगभद्रा नदी है, ठीक है, तुंगभद्रा नदी आपका ये कह सकते हैं हम कि पूर्ववाहिनी नदियों की में मानी जाती है और ये जो जाएगी आपका, ये जाएगी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने के लिए। ठीक है ना। तो तुंगभद्रा नदी आपका अरब सागर में नहीं गिरती है दोस्तों, तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राम सेतु किस जल डमरू में स्थित है। ठीक है। तो किस जल डमरू में स्थित है। यहाँ पर आ रहा है बेरिंग जल डमरू, पल्क जल डमरू, कुक जल डमरू या तेब्रू जल डमरू। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। राम सेतु जो है स्थित है वो पल्क यानी कि पाक जल डमरू भी इसको कहा जाता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ये जल डमरू स्थित है। ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू या जिसे कि पल्क जल डमरू के नाम से भी जाना जाता है। तो राम सेतु किस जल डमरू में स्थित है, तो आप कहेंगे पल्क जल डमरू में स्थित है दोस्तों। सर पल्क के नाम पर इसका नाम पल्क जल डमरू पड़ा था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोस्ट गार्ड स्टेशन स्थापित किए गए हैं, तटरक्षक वाहिनियां। ठीक है। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोस्ट गार्ड स्टेशन स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों सर्वाधिक जो कोस्ट गार्ड स्टेशन है जो भारत में स्थापित किए गए हैं वो आंध्र प्रदेश में किए गए हैं। और जो ये भारतीय तट रक्षक होते हैं ये समुद्री क्षेत्र में समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ निगरानी भी करते हैं समुद्री तटों की। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक कोस्ट गार्ड स्टेशन स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र और उनका स्थान, कि यहाँ पर ये कह रहा है नीचे कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है। तो एनआरसी नींबू प्रजाति के फल यानी कि नींबू प्रजाति के फलों का जो अनुसंधान संस्थान है वो नागपुर में है। यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कोल्हापुर में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची यानी कि तिरुचिरापल्ली में है। और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में है। तो ये बोला कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है।
तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर नींबू प्रजाति के फलों का अनुसंधान केंद्र देखें तो नागपुर बिल्कुल सही है दोस्तों। ये यहाँ पर अंगूर, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो कोल्हापुर, ये गलत है दोस्तों, ये होना चाहिए था आपका पुणे में। ठीक है दोस्तों, पुणे, पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यही आपका असत्य कथन है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद एनआरसी केला त्रिची, और लास्ट है आपका एनआरसी लीची मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो लीची मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही है। ये त्रिची आपका ये तिरुचिरापल्ली में है दोस्तों, तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता हो जाना चाहिए दोस्तों कि ये यानी कि 2 और 3 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में ये थोड़ा सा इसने यहाँ पर जोड़ा बनाने में थोड़ा से गड़बड़ हो गया है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 2 और 3 गलत हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो आपका स्थित है दोस्तों, वो है आपका हरियाणा राज्य में। याद रखेंगे, हरियाणा राज्य में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थर्ड पोल किसे कहा जाता है? तो हडसन उच्च भूमि को, रॉकी पर्वत को, सेवेरनरी द्वीप को या सियाचिन ग्लेशियर को? तो थर्ड पोल कहा जाता है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को। सियाचिन जो ग्लेशियर है, इसकी जो अपनी जो प्रक्रियाएं हैं, मौसम की से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि ध्रुवों की तरह है। इसीलिए इसको तीसरा पोल या फिर तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव तो हैं ही आपके 2 पोल, लेकिन सियाचिन को थर्ड पोल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लूनी नदी पर स्थित जावाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो लूनी नदी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि राजस्थान में जो अजमेर है वो लूनी नदी के ही तट पर स्थित है। ठीक है, यानी कि राजस्थान में बहती है लूनी नदी, और लूनी नदी की एक सहायक नदी है जवाई नदी। ठीक है, जवाई नदी, और उसी पर जवाई बांध स्थित है। तो लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आप कहेंगे राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवना समुद्रम की स्थापना कब की गई थी? शिव समुद्रम जो पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन बना था, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है दोस्तों ये स्थित। तो ये किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी, शिव समुद्रम जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन की? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 1900 में, 1902 में, 1904 में, 1906 में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1902 में शिव समुद्रम जल स्टेशन, यानी कि कावेरी नदी पर जो स्थित है की स्थापना की गई थी। तो 1902 आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक कहा जाता है? ठीक है, तो हल्दी उत्पादन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक हल्दी होती है। आंध्र प्रदेश हो गया आपका, तेलंगाना क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु और दक्षिण भारत के राज्य में भी हल्दी और मसालों का उत्पादन बहुत आयत में होता है। लेकिन तमिलनाडु का एक वह कौन सा स्थान है जहां पर सर्वाधिक हल्दी होती है और विश्व फेमस है हल्दी उत्पादन के लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है अथूर, कराईकुड़ी, तंजावुर और इरोड। तो दोस्तों जो ये तमिलनाडु का जो आपका इरोड क्षेत्र है, इरोड, ठीक है, इरोड को हल्दी उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है इरोड को, याद रखेंगे। और इरोड किस लिए फेमस है? हल्दी उत्पादन क्षेत्र के लिए फेमस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पगलादिया बहुउद्देशीय बांध किस राज्य में स्थित है? तो पगलादिया बहुउद्देशीय बांध परियोजना दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है ओडिशा, केरल, बिहार या असम। तो पगलादिया एक नदी है और उसी पर बहुउद्देशीय बांध बनाया गया है असम में दोस्तों। पगलादिया नदी पर ही बांध बनाया गया है, बहुउद्देशीय बांध है ये, और ये असम राज्य में स्थित है दोस्तों। ये चीज आप लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राउरकेला का नाम खनिजों के लिए प्रसिद्ध रूहर वैली से लिया है। रूहर वैली किस देश में स्थित है? रूहर वैली आपका किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी। तो देखिए दोस्तों, जो राउरकेला है, राउरकेला में इस्पात संयंत्र भी, कारखाना भी है, इस्पात का कारखाना, जो कि किसकी सहायता से लगा था? जर्मनी की सहायता से लगा था। ठीक है, तो जो रूहर वैली है, यानी कि रूहर घाटी है जो, ये किस देश में आपकी? जर्मनी में है दोस्तों, याद रखिएगा। रूहर वैली किस देश में है?
तो ये जर्मनी देश में है दोस्तों। इस तरीके से आप अपने माइंड में इस क्वेश्चन को रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन दो राज्य भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक हैं? ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक अगर कोयला उत्पादन की बात करें तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है दोस्तों। इससे पूर्व झारखंड हुआ करता था। तो निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्य हैं? तो ऑप्शन ए ही आ रहा है आप लोगों के सामने, झारखंड व छत्तीसगढ़ दोस्तों। ठीक है, और अगर ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक कोयला उत्पादन कौन सा राज्य कर रहा है तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और झारखंड भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक राज्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो शुष्क वन यानी कि शुष्कता ज्यादा किस राज्य में पाई जाएगी? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या केरल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर राजस्थान में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है वो राजस्थान के जोधपुर में है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, जोधपुर में, जोधपुर। ठीक है, तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपके राजस्थान के जोधपुर में स्थित है दोस्तों। 1985 में इसे स्थापित किया गया था और 1988 से इसने कार्य करना शुरुआत की थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। सतलुज नदी जो तिब्बत के राक्षस ताल या राकस ताल से निकलती है दोस्तों, और वो जब हिमाचल प्रदेश में से क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो कौन सा दर्रा है वहां पर जिससे वो भारत में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन है सिपकिला दर्रा, नामाला दर्रा, तांगलांगला दर्रा और जोजिला दर्रा। तो दोस्तों याद रखना, सतलुज नदी सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और जो सतलुज नदी का जो प्राचीन नाम है वो है शत्रुद्री। ठीक है सर, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। और राक्षस ताल यानी कि राकस ताल से ये निकलती है तिब्बत के। ठीक है, तो सतलुज नदी सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है सिपकिला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। बंकिंगम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो बंकिंगम नहर खारे पानी के लिए भी प्रसिद्ध है ये। ठीक है, तो बंकिंगम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एक और दो दोनों, या कर्नाटक। तो देखिए दोस्तों, जो बंकिंगम नहर है वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लेकर तमिलनाडु के विल्लापुरम तक। ठीक है दोस्तों, विल्लापुरम तक है ये, विल्लापुरम तक गई है नहर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। ठीक है, विजयवाड़ा से विल्लापुरम तक गई है बंकिंगम नहर। कई बार लोग बंकिंगम नाम सुन करके देश को चेंज कर लेते हैं, तो बंकिंगम नहर हमारे भारत में ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में स्थित है बंकिंगम नहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? तो दामोदर नदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो दामोदर नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? बृहद हिमालय से, कुमाऊं हिमालय से, सह्याद्री पहाड़ियों से, या छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, तो दामोदर नदी का जो उद्गम होता है दोस्तों झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से होता है दोस्तों। झारखंड से निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है, और दामोदर नदी को ही दोस्तों बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। तो याद रखेंगे आप लोग, ये छोटा नागपुर के पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और नामफुक क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो नामचिक और नामफुक क्षेत्र किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर ऑप्शन है कोयला, तेल व प्राकृतिक तेल, बॉक्साइड या जिंक। तो नामचिक और नामफुक जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों, वो कोयला के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, नामचिक और नामफुक क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? यानी कि पूर्व से जो पश्चिम वाला जो कॉरिडोर है वो किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है गुवाहाटी से अहमदाबाद, सिलचर से पोरबंदर तक, गुवाहाटी और जूनागढ़, और गुवाहाटी और दिल्ली। तो सिलचर और पोरबंदर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिलचर। ठीक है, सिलचर, और ये क्या यहाँ क्या हो जाएगा? पोरबंदर। ठीक है दोस्तों, तो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है कौन सा? जो पूर्व और पश्चिम गलियारा है दोस्तों। ठीक है, पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है वो आपका जोड़ता है पोरबंदर से सिलचर को
जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी और लंबी सड़कों में से एक है, यह किन देशों से होकर गुजरती है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड आपको पता होना चाहिए। ग्रैंड ट्रंक रोड की जो स्थापना की थी वो सिरसा सूरी ने की थी दोस्तों, सिरसा सूरी ने। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये किन देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश, या भारत और भूटान। तो ग्रैंड ट्रंक रोड दोस्तों जो आपकी गुजरती है वो 3 देशों से होकर के गुजरती है, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्योंकि जो बांग्लादेश है वो पहले भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, उस समय तो एक ही देश था। लेकिन आज की अगर डेट की बात करें तो जो ये ग्रैंड ट्रंक रोड जाती है वो बांग्लादेश के चटगांव, ठीक है दोस्तों, चटगांव से होते हुए भारत में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान के लाहौर और लास्ट पेशावर तक जाती है दोस्तों। ठीक है, तो पेशावर तक है, इतनी लंबी रोड है ये। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों में ही ग्रैंड ट्रंक रोड स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? तो पहला नदी घाटी प्रोजेक्ट, भारत का पहला नदी घाटी प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय, ठीक है ना, बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर आपको पहले बता दूं कि भारत की जो पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट है वो है दामोदर घाटी प्रोजेक्ट, यानी कि दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट है दामोदर नदी पर। ठीक है, और ये कब लॉन्च किया गया था? ये किया गया था 1948 में। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर कोई जल विद्युत शक्ति या इस तरीके की बात नहीं हो रही, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना प्रोजेक्ट की बात हो रही है। तो वो है आपका दामोदर घाटी प्रोजेक्ट और ये 1948 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच फर्रुखाबाद विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? तो फर्रुखाबाद विवाद, फर्रुखाबाद किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर है? यहाँ पर ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तीस्ता नदी या दामोदर नदी। तो फर्रुखाबाद जो स्थित है दोस्तों वो है आपका गंगा नदी पर स्थित। ठीक है, गंगा नदी पर स्थित है और इसी फर्रुखाबाद के जल के बंटवारे के विवाद में भारत और बांग्लादेश विवाद में रहते हैं दोस्तों। तो फर्रुखाबाद किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो ताबो मठ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में? तो ताबो मठ जो स्थित है दोस्तों वो आपका है हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में 996 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था और यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ी काफ़ी सारी कहानियाँ, चित्रकलाएँ स्थित हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी जो चित्रकारिता जो मिलती है ताबो मठ की वो आपके अजंता की चित्रकारिता से मिलती है दोस्तों। ठीक है, अजंता की चित्रकारिता से मिलती है हिमाचल प्रदेश का जो ताबो मठ है। और साथ ही साथ इसे जो ये ताबो मठ है इसे हिमालयन अजंता भी कहा जाता है दोस्तों। हिमालयन अजंता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे ताबो मठ को जाना जाता है हिमालयन अजंता, क्योंकि जो अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, उसकी चित्रकारिता और ताबो मठ की चित्रकारिता में काफ़ी समानता दिखाई देती है, इसलिए हिमालयन अजंता के नाम से भी इसे जाना जाता है और ताबो मठ आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है? तो पश्चिम तट पर स्थित पश्चिम, ठीक है, तो हल्दिया, तूतीकोरिन, पारादीप या कांडला? तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर पता हो जाना चाहिए कि पश्चिम तट पर की बात करें तो कांडला बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है जो कि गुजरात राज्य में है। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो कच्छ में कांडला यानी कि गुजरात में कांडला जो बंदरगाह है वो भारत का पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पीला, लाल, काला, भूरा। तो लेटेराइट जो मिट्टी होती है दोस्तों ये चाय के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, चाय के उत्पादन के लिए। ठीक है, और जो इसका जो कलर होता है दोस्तों वो लाल कलर होता है, याद रखेंगे। लेटेराइट जो मिट्टी होती है वो लाल कलर की होती है और चाय के उत्पादन के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? यानी कि मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मध्यमंडल,
क्षोभ मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल यानी कि जो हमारी पृथ्वी सतह से 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक की जो रेंज होती है, इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। इसी के अंदर बादल होते दिखते हैं हमें। यहीं पर मौसम संबंधी यानी कि बारिश वगैरह वगैरह, मौसम परिवर्तन, सभी कुछ इसी क्षोभ मंडल के अंतर्गत होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में डैश जिले हैं? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें कितने जिले हैं? देखिए दोस्तों, इसकी लद्दाख की 2 राजधानियां हैं, लेह और कारगिल। ठीक है, लेह और कारगिल। तो और यहाँ पर जो जिलों की संख्या है वो भी 2 ही है, एक लेह है और दूसरा है कारगिल जिला। ठीक है, तो 2 ही जिले हैं और ये दोनों ही इसकी राजधानियां भी हैं दोस्तों। तो केंद्र शासित प्रदेश 2019 में क्या बना था? केंद्र शासित प्रदेश बना था। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी लेह लद्दाख ही है दोस्तों, लद्दाख। ठीक है दोस्तों, तो 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं IRDA। ठीक है दोस्तों, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, IRDA। तो IRDA का मुख्य कार्यालय किस शहर में है? ठीक है, तो IRDA का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है शिमला, कोलकाता, चंडीगढ़ या हैदराबाद। तो IRDA का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है आपका हैदराबाद में, याद रखेंगे। और आपको पता होना चाहिए जो IRDA होती है, भारत की जितनी भी कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनको रेगुलेट करती है IRDA। जैसे बैंकों को रेगुलेट करने के लिए RBI है, इसी प्रकार से शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी काम करती है, और बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए IRDA काम करती है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है, 1999 में मल्होत्रा समिति के आधार पर इसकी का गठन किया गया था IRDA का। ठीक है, और अप्रैल 2000 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था संवैधानिक निकाय के रूप में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका हैदराबाद में है दोस्तों, IRDA का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? अब ये निम्नलिखित की बात कर रहा है। अगर आपको बात पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक लोकसभा की सीटें किस राज्य में है, तो आपको पता है यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, 80 सीटें हैं वहाँ पर लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किस राज्य में, निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, पश्चिम बंगाल में 42 है, महाराष्ट्र में 48 हैं दोस्तों, बिहार में आपके 40 हैं दोस्तों, और आंध्र प्रदेश में आपकी 25 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है, तो आप खुद ही लगा लीजिए कि सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें किस राज्य में है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। ठीक है, और यद्यपि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र में ही है दोस्तों, सीधा 48 सीटें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 80 सीटें कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोलार गोल्ड फील्ड डैश में स्थित है? कोलार जो सोने की खान है वो कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो कोलार जो है आपका दोस्तों वो है आपका कर्नाटक में। कौ से कोलार, कौ से कर्नाटक, याद रखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। और भारत की सबसे बड़ी सोने की जो खान है कोलार, वो यहीं कर्नाटक में स्थित है। तो याद रखेंगे आप लोग कि कोलार गोल्ड फील्ड कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आप लोगों को संपूर्ण सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश करूंगा कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से बात की गई है। आपका समय शुभ हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।